नमस्कार श्रोताओं, मैं प्रतिमा अजमानी स्वागत करती हूं आप सभी का कार्यक्रम कानून की बात में। श्रोताओं, जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वो जीवन भर के लिए होते हैं, जैसे माता पिता और संतान का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता। कई बार समय का चक्र कुछ इस तरह घूमता है कि इन रिश्तों के बीच कानून को मदद के लिए आगे आना पड़ता है ताकि हर एक व्यक्ति को जीवन की बुनियादी सुविधाएं मिल सके। आज कार्यक्रम कानून की बात में जानकारी लेंगे नए आपराधिक कानून में भरण पोषण के प्रावधान, निशुल्क विधिक सहायता योजना और लोक अदालत की। स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है श्री रविंद्र कुमार साव जी को, जो असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पद पर रायगढ़ छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। रविंद्र जी, सबसे पहले हम चाहेंगे आप हमें बताएं कि निशुल्क विधिक सहायता योजना क्या है। जी देखिए, अक्सर हम सुनते हैं कि कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत महंगा होता है जी, और हमारे देश में आज भी समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा जो पूंजीपति वर्ग का है या जिनके पास पर्याप्त पैसे हैं, वो आसानी से अपने लिए बड़े से बड़ा और महंगा से महंगा वकील खड़े कर लेते हैं, जिससे उनको आसानी से न्याय मिल जाता है। पर आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिन लोग आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हैं, गरीब हैं, शोषण का शिकार हैं, बेसहारा हैं, या कई अन्य ऐसे कारण हैं जिसके वजह से वो कोर्ट नहीं जा पाते, अपने लिए वकील नहीं रख पाते। तो ये विधिक सहायता योजना उन्हीं लोगों के लिए है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी नागरिक केवल गरीब होने या किसी अन्य कारणों से अक्षम होने के कारण न्याय से वंचित न रह जाए। बिल्कुल सर, विधिक सहायता योजना के क्या क्या लाभ आम जनता प्राप्त कर सकती है? देखिए, इसमें मुख्य रूप से इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता के लिए वकील उपलब्ध कराना है। पर यह योजना यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इस योजना के अंतर्गत न सिर्फ वकील उपलब्ध कराए जाते हैं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान जो भी इसमें शुल्क आता है वो सारे शुल्क विधिक सहायता के द्वारा ही दिया जाता है। साथ ही उनके आवेदनों की जो ड्राफ्टिंग होती है वो सारे आवेदन तैयार किए जाते हैं, सलाह सहायता दिए जाते हैं। इसके साथ ही और भी अनेक अलग तरीके की मदद भी दी जाती है लोगों को। अन्य तरीके की मदद भी लोगों को दी जाती है। अभी वर्तमान में विधिक सहायता शिविर के माध्यम से भी आम जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है और लोक अदालत के माध्यम से भी आपसी समझौते से लोगों के विवादों का निराकरण किया जा रहा है। ये भी विधिक सहायता योजना का ही एक अंग है। जी रविंद्र जी, कौन कौन विधिक सहायता योजना प्राप्त कर सकते हैं? विधिक सहायता योजना के लिए क्राइटेरिया बना हुआ है कि जैसे महिलाएं हैं एवं बच्चे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के कोई भी सदस्य प्राप्त कर सकते हैं, औद्योगिक श्रमिक या कर्मकार इसके अंतर्गत आते हैं। यदि कोई व्यक्ति जेल में बंद है और उसकी तरफ से कोई अधिवक्ता पैरवी के लिए उपलब्ध नहीं है तो वह भी विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। कोई दिव्यांग व्यक्ति है या आपदा पीड़ित व्यक्ति है, जैसे कि बाढ़, सूखा, भूकंप या दंगों का शिकार कोई व्यक्ति है, या गरीब वर्ग के लोग हैं जिनका आय एक निर्धारित सीमा जो कि निर्धारित किया गया है विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिनियम में, यदि उस आय से वो कम आय रखते हैं तो उन्हें भी विधिक सहायता दिया जा सकता है। जी रविंद्र जी, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे यदि कोई भी व्यक्ति इन सेवाओं का लाभ लेना चाहता है तो अपने स्थानीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में जाकर एक साधारण सा आवेदन दे सकता है। जी यदि उसे आवेदन भरना नहीं आता है तो कार्यालय में जो भी कर्मचारी हैं या पैरालीगल वॉलंटियर हैं वो पूरी तरह से सहायता करते हैं। जी, ये बहुत सही है, क्योंकि जो कानून के शब्दों में जिस तरीके का आवेदन किया जाता है वो लोगों के लिए उतना सरल नहीं होता। जी मैडम, अक्सर विधिक सहायता के लिए ऐसे लोग आते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, गरीब वर्ग के होते हैं और कानूनी बातों को वो समझ नहीं पाते। तो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर या विधिक सहायता के कर्मचारी आवेदन फॉर्म भरने में उनका पूरा सहायता करते हैं। इसमें कुछ बेसिक डिटेल और बहुत ही कम दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड या आय प्रमाण पत्र जैसे सामान्य दस्तावेज ही लगते हैं। तो उन दस्तावेजों के आधार पर वो उनकी जानकारियां पूरी खुद से भर देते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता मिल सके। जी तो रविंद्र जी, ये तो हो गया कि हम वहाँ जाकर मिल सकते हैं वकील से। पर इसके अलावा कोई और भी तरीका है जिससे हम इस विधिक सहायता केंद्र से संपर्क कर सकें? जी मैडम, बिल्कुल। यदि कोई व्यक्ति घर बैठे ही विधिक सहायता का फॉर्म भरना चाहे तो नालसा के द्वारा nalsa.gov.in एक वेबसाइट का संचालन किया जा रहा है, जिसमें जो व्यक्ति कंप्यूटर के जानकार हैं या घर बैठे मोबाइल से भी अगर फॉर्म भरना चाहें तो ऑनलाइन इस
पोर्टल के माध्यम से वे आवेदन कर सकते हैं। जी। इसके अलावा जैसे आवेदन फॉर्म भरने में या ऑनलाइन पोर्टल में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या यदि उनको कोई कानूनी सलाह चाहिए तो उसके लिए नालसा के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर का भी संचालन किया जा रहा है जो कि नालसा 15100 है। जी। इसमें पूरे देश भर के वकीलों को और जो लॉ में एक्सपर्ट हैं उनको जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से यदि उनका कोई भी कानूनी दिक्कत उस समय आता है तो तत्काल उसका समाधान उसमें किया जाता है। बिल्कुल। ये पूरी तरह से निःशुल्क है मैडम, इसमें किसी प्रकार की कोई फीस देनी नहीं पड़ती है। जी। और हमेशा एक्सपर्ट अवेलेबल रहते हैं। जैसे किसी समय यदि कोई एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है या कोई प्रॉब्लम होती है तो कॉल तत्काल ही किसी दूसरे एक्सपर्ट को ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा। या इसमें एक सुविधा और भी है मैडम कि यदि तुरंत जवाब नहीं दे पाते हैं कोई एक्सपर्ट जी तो आपका नंबर ऑटोमेटिकली उनके आईडी पे चले जाता है जी। और वे तुरंत जिस भी समय वो अवेलेबल हो तुरंत ही कॉल बैक करेंगे और आपका प्रॉब्लम पूछेंगे और जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। जी, बहुत अच्छी सुविधा आपने बताई रविंद्र जी। जी। इससे लोगों को मुझे उम्मीद है काफी मदद मिली होगी और मन से एक तरीके का डर भी चला गया होगा। जी रविंद्र जी, अब हम चाहेंगे आप हमें लोक अदालत के बारे में बताएं। मैडम, जैसा कि लोक अदालत नाम है, लोक का मतलब ही होता है जनता का अदालत। जी। ये सामान्य अदालत की तुलना में अलग प्रकार का अदालत है जो विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ही आयोजित कराया जाता है। जी। इसमें आपसी राजीनामा के आधार पर पक्षकारों के विवादों का निराकरण किया जाता है। ऐसे मामले जिनमें राजीनामा हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के मामले हों, जैसे कई आपराधिक मामले हैं जिनमें राजीनामा का प्रावधान है, या सिविल मामला है, या कोई लेन देन का मामला है, संपत्ति संबंधी विवाद है, या घरेलू मामला है जिसमें राजीनामा हो सकता है, वहां पक्षकारों के आपसी समझौते के आधार पर मामले का निराकरण किया जाता है। सबसे ज्यादा फायदा इसमें यह है मैडम कि जैसे अगर आप किसी रेगुलर लोक अदालत में आवेदन करते हैं तो आपको कोर्ट फीस पे करना पड़ता है, वकील रखना पड़ता है, लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, कई पेशी चलती है, इसी के साथ कई अन्य आवेदन और कानूनी प्रक्रिया का एक अच्छा खासा लंबा प्रक्रिया पालन करना पड़ता है जी। लेकिन लोक अदालत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी के सामने दोनों पक्षकार जाएंगे और जो भी समस्या होता है उसका आपसी बातचीत के माध्यम से निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। जहां निराकरण हो जाता है वहां तत्काल ही उनको निर्णय दे दिया जाता है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है, इसलिए वो हर जगह मान्य है। जी। तो इससे पक्षकार जो लंबी पेशियों में, लंबी कतारों में लगे रहते थे, अब उनको सामना करना नहीं पड़ता। एक ही बार में उनके मामले का अंतिम निराकरण हो जाता है। कोर्ट फीस पे करना नहीं पड़ता है, तो कोर्ट फीस की भी बचत हो जाती है। एक ही दिन में निराकरण हो जाता है, इसलिए उनको कई कई सालों तक इंतजार करना नहीं पड़ता है। इसमें वकील रखने की भी आवश्यकता नहीं है मैडम जी। इसमें वकील की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही किसी प्रकार की कोई कानूनी बहुत लंबी जटिल प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। तो इसलिए ये लोक अदालत जनता की सुविधा के लिए, जनता के लिए अदालत ही वास्तव में लोक अदालत है। जी सर, आगामी लोक अदालत कब है, हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, आगामी लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को आयोजित की जाने वाली है। जी रविंद्र जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी विधिक सहायता योजना और लोक अदालत की हमारे श्रोताओं को दी। इसी कड़ी को अब आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे आप श्रोताओं को महिलाओं, बच्चों और माता पिता के संबंध में भरण पोषण कानून के बारे में कुछ जानकारी दें। ये प्रावधान क्या है, हम चाहेंगे आप हमें बताएं। भरण पोषण का प्रावधान पुराने दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 125 में था। जी। वर्तमान में 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून लागू हो जाने के बाद धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसका प्रावधान दिया गया है, जिसमें वे लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं और अपना भरण पोषण कर पाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं, तो वे न्यायालय के माध्यम से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। जैसे ये विशेष रूप से बनाया गया है कानून की पत्नी, बच्चे तथा माता पिता जो अपना भरण पोषण कर पाने में असमर्थ हैं, वे भरण पोषण मांग सकते हैं। जी। पत्नी है, यदि वो स्वयं का भरण पोषण नहीं कर पा रही है, बच्चे हैं, चाहे वो उनके वैध वारिस हों, वैध बच्चे हों या अवैध संतान हो, दोनों ही प्रकार के संतान भरण पोषण मांग सकते हैं जब तक कि वो बालिक ना हो जाएं। जी। यदि कोई बालिक पुत्र है परंतु वह शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग है और अपना भरण पोषण नहीं कर पाता, तो वह भी अपने पिता से भरण पोषण की मांग कर सकता है। और यदि माता पिता जो बुजुर्ग हो चुके हैं अब अपना भरण पोषण कर पाने में असमर्थ हैं, तो वो भी अपने पुत्र से भरण पोषण मांग सकते हैं। जी सर, कितनी राशि मिलती है भरण पोषण के लिए और क्या ये राशि कम या ज्यादा हो सकती है?
जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ कोर्ट बहुत सारी चीज़ों को भरण पोषण के आवेदन का निराकरण करने के समय देखता है। जैसे जिस व्यक्ति से भरण पोषण की राशि वसूलनी है, उस व्यक्ति का आय का स्रोत क्या क्या है, उसकी सैलरी कितनी है, उसकी अपनी कितनी जिम्मेदारियां हैं, और जिस व्यक्ति को भरण पोषण दिया जाना है उसका रहन सहन कितना है, ताकि सामने वाले व्यक्ति जिसको भरण पोषण देना है उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सके। बिल्कुल। तो इसके लिए कोई निर्धारित राशि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये परिस्थिति को देखते हुए न्यायालय के द्वारा निराकृत किया जाता है। जी वकील साहब, आदेश का पालन न करने पर क्या सजा मिलती है इस प्रावधान के तहत? जी, यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरण पोषण का आदेश पारित किया गया है जी जानबूझकर भरण पोषण देने में अवहेलना करता है, जानबूझकर वो भरण पोषण नहीं देता है, तो सबसे पहले तो न्यायालय के पास ये अधिकार है कि न्यायालय चाहे तो गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। जी गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर भी अगर वो भरण पोषण नहीं देता है तो सिविल कारावास में भी डाला जा सकता है। हाँ। इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति से भरण पोषण वसूलना है उसके संपत्ति की कुर्की हो सकती है, जब्ती हो सकती है, या उसके वेतन से कटौती हो सकती है। और फिर भी यदि वो व्यक्ति जानबूझकर बार बार भरण पोषण देने में चूक करता है तो इसे न्यायालय अपनी अवमानना समझकर अवमानना की कार्रवाई भी कर सकता है। जी रविंद्र जी, फैसला आने में काफी समय लग जाता है। ऐसे में जिस व्यक्ति ने आवेदन किया है उसका जीवन किस तरह चलेगा, उसके लिए क्या उपाय है? जैसा कि भरण पोषण का आवेदन प्रस्तुत करने के बाद और निराकरण होने के बीच में कई पेशी हो जाती है, और इस बीच में पक्षकार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी जैसे यदि पति या पत्नी है और वो अलग अलग रह रहे हैं तो उनके आने जाने का खर्च, खुराक खर्च, और वो खर्चे, इस बीच में अंतरिम भरण पोषण का एक प्रावधान दिया गया है। जी अंतरिम भरण पोषण विशेष रूप से इसलिए बनाया गया है कि जब तक भरण पोषण का आवेदन निराकृत नहीं हो जाता और अंतिम रूप से ये निष्कर्षित नहीं किया जाता कि कितना भरण पोषण राशि आवेदक को दिया जाए या न दिया जाए, इस बीच में उसे एक अस्थायी राहत के रूप में अंतरिम भरण पोषण दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य ही यह है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक पीड़ित पक्ष को आर्थिक तंगी से बचाया जा सके। और अभी जो नया आपराधिक कानून आया है इसमें समय सीमा निर्धारित कर दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अंतरिम भरण पोषण के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है तो 60 दिनों के भीतर अदालत को अंतरिम भरण पोषण का आवेदन का निपटारा करना अनिवार्य है, और यह तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि अंतिम फैसला नहीं कर दिया जाता। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को बताई। सर, अब मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि क्या शादीशुदा बेटी से भी माता पिता भरण पोषण की मांग कर सकते हैं? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे यदि कोई माता पिता है और उनकी एकमात्र पुत्री है या पुत्री ही पुत्री है, कोई पुत्र नहीं है, और उन पुत्रियों का विवाह हो चुका है, तो केवल शादी हो जाने मात्र से वो अपने माता पिता के प्रति दायित्व जो होता है उससे वो बच नहीं सकते। तो एक विवाहित पुत्री से भी भरण पोषण की मांग की जा सकती है। जी, और क्या सौतेली माँ भी भरण पोषण का दावा कर सकती है? हाँ मैडम, बिल्कुल, सौतेली माँ भी भरण पोषण का दावा कर सकती है। यदि उसके खुद के संतान ना हो, सगे पुत्र पुत्री नहीं है, तो सौतेली माता पिता भी भरण पोषण मांग सकती है यदि वो अपना भरण पोषण स्वयं करने में असमर्थ है तो। जी श्रोताओं, आज कार्यक्रम कानून की बात में हमने जानकारी ली नए आपराधिक कानून में भरण पोषण के प्रावधान की, निशुल्क विधिक सहायता योजना और लोक अदालत की। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी सारी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं ये जानकारी हमारे श्रोताओं के जरूर काम आएगी। और अब प्रतिमा अजमानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।